गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। आज जो हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमने बेटा आपको पिछले स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियो में आपको बता दिया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक है। और कितने टाइप की होती है। ठीक है। उन सब की हमने रेंजेस भी वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब हम बेटा कुछ और टर्म्स के विषय में बताना चाहेंगे। थोड़ा सा पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले एक दो बातें और हम जान लेना चाहेंगे इसके विषय में। ठीक है। तो वैसे जो बेटा हमारे पास कोई पदार्थ हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरली यूज किसी भी पदार्थ को, मैटर को, कंपाउंड को, ठीक है, उसके विषय में सारी जानकारी पता करने के लिए इसमें क्या क्या है, कितने बॉन्ड हैं, ठीक है, और ये किस तरीके का है, मैग्नेटिक है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक नेचर वगैरह, उसमें बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, ये सब, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब जानने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरली यूज़ करते हैं। तो कोई मैटर है बेटा, मैटर या सब्सटेंस है, ठीक है, इसके ऊपर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, जो वाइट लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, तो क्या हो सकता है वो कंपाउंड बेटा इसको एब्जॉर्ब कर ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है। या हो सकता है इसको इमिशन कर दे, उत्सर्जन कर दे, इसमें इमिशन हो जाए, यानी कि उत्सर्जन हो जाए इस चीज़ का। ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला पदार्थ पे वो उसको पूरा उत्सर्जित कर दे या एब्जॉर्ब कर ले, या हो सकता है इसका ट्रांसमिशन कर दे, या ये भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्कैटरिंग के फॉर्म में इस तरह से बटा हुआ निकले, स्कैटरिंग हो जाए। या ये भी हो सकता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर ये इसके अंदर जाए ही ना और रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, यानी कि टकरा कर फिर से वापस आ गया। ठीक है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालने पर यदि जो है ना उसने एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैटर ने, तो इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर उसको इमिशन कर दिया तो बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन या इमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। ऐसे ही अगर उसने स्कैटरिंग कर दी तो स्कैटरिंग बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और अगर रिफ्लेक्शन कर दिया मान लो तो रिफ्लेक्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। और और भी कोई ट्रांसमिशन है, मान लो ट्रांसमिशन कर तो ट्रांसमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। तो हमें जनरली बेटा यहाँ पर जो पढ़ना है सबसे ज़्यादा वो है एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। इन सब के विषय में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है। तो हम यही आज शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले हमें बेटा कुछ बेस पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंतर्गत ही हमारा IR भी आएगा। ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के विषय में बेटा कहा जाएगा कि कोई सब्सटेंस पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालें, ठीक है, और अगर वो एब्जॉर्प्शन करने वाला है उस रेडिएशन को, तो क्या होगा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जब हम उसको देखेंगे उसकी रीडिंग, तो कुछ वेवलेंथ्स, जो वेवलेंथ हैं, अपनी जगह से मिस हो जाएंगी, उनकी जगह डार्क लाइन डार्क लाइंस दिखाई देंगी। ठीक है। या बैंड, उनको बैंड भी बोलेंगे, डार्क लाइंस या बैंड उसकी जगह अपीयर होगा। ठीक है। तो
इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम में प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करने के लिए, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करने के लिए किसी भी कंपाउंड में बेटा क्या होना चाहिए, नॉन डीजेनरेट, उसे शो करना चाहिए क्या, नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए बेटा, इसका मतलब समझना बेटा, हमने इस तरीके से बना लेते हैं, इसको बना समझाने के लिए आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट, जिसमें कि किसी भी कंपाउंड में क्या हो, सबसे नीचे वाले उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। इससे ऊपर वाले स्टेट को बोलेंगे बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इससे ऊपर वाली को बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, उससे ऊपर वाले को थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो क्या होगा, जब भी बेटा इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंपाउंड पे डालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, और इससे जो है ना रेडिएशन रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। आपको समझना बेटा क्या होना चाहिए, मल्टी एनर्जी स्टेट्स होना चाहिए, नॉन डिजनरेट, इस तरीके से ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें भी बेटा एनर्जी स्टेट कितनी टाइप की होंगी, ठीक है, एनर्जी स्टेट कितनी टाइप की, जितने टाइप का हमारा रेडिएशन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में द एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल में बी, कौन कौन सी हो सकती है बेटा, पहली तो हो सकती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, दूसरा है वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, तीसरा है हमारा रोटेशनल एनर्जी स्टेट, चौथा हो गया हमारा स्पिन एनर्जी स्टेट, ठीक है, ठीक है। मान लो इस तरीके से हमने लिखा E1 से E2, E1 से E2 लिखा, तो ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, ठीक है। और वाइब्रेशनल के लिए हम मान लो इसके लिखें V1 से V2 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है, मान लो V1 से V2 लिखें तो इसका मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट। ऐसे ही रोटेशनल के लिए बेटा हम J1 से J2 लिखते हैं, J1 से J2, ठीक है, ठीक है। अब एक बेटा बात यहाँ समझने वाली बात समझना, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स किस में आएगी, ये आएगी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स आएगी हमारी इंफ्रारेड में, और रोटेशनल हमारी आएगी बेटा माइक्रोवेव में। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसमें हम जो है ना एनर्जी लेवल्स को शो करते हैं J1 J2 J3 J4 ऊपर, ठीक है। और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एनर्जी लेवल्स को V1 V2 V3 V4 इस तरीके से ऊपर तक ले जाते हैं। ऐसे यूवी विजिबल में हम यूज़ करते हैं बेटा E1 E2 E3 इस तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी इसको बोलते हैं बेटा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा भी हम किसको बोलते हैं, मतलब जो E1 E2 जो शो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, सेम है। ऐसे ही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और J1 से J2 J3 हम शो करते हैं किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए, तो इसको बोलेंगे रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। और S1 S2 जी हमारी स्पिन के लिए होगा, ठीक है, ठीक है, स्पिन एनर्जी स्टेट्स बोलेंगे हम इसको, स्टेट्स। अब एक बात बेटा आपको यहाँ पता होना चाहिए कि हमने आपको जो रेडिएशंस बताए थे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने टाइप के थे, गामा रेज,
ठीक है, एक्स रेज, और उसके बाद बताया था हमने यूवी विजिबल, उसके बाद आईआर, ठीक है, रोटेशनल, देन लास्ट में हमने बताया था रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये सब हमने बताए थे आपको उस दिन, ठीक है। आपको यहाँ एक बात समझने वाली है, मान लो हमारे पास कोई एटम है, ये कोई एटम है, हमने इस तरीके, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आगे ये है, ठीक है, ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आगे वाली ये तो सब आपको पता ही होगा, 8 होते हैं, और आगे वाली में जितने भी हों, ये पूरा एटम बना रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो मान लो, समझो गामा रेज जो है ना बेटा, गामा रेज, गामा रेज, ये इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी बहुत तेज है, ठीक है। तो ये कहाँ तक अटैक कर सकता है बेटा, ये जो है ना गामा रेज न्यूक्लियस तक को भेज सकता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस तक अटैक करने की क्षमता किसमें है, गामा रेज में, ठीक है। एक्स रेज की एनर्जी गामा रेज से थोड़ी कम होगी, क्योंकि एनर्जी इसकी ज़्यादा है, इसकी थोड़ी इससे कम है। जब एनर्जी कम है तो बेटा ये न्यूक्लियस तक नहीं भेज सकता है, एक्स रेज केवल इंटरनल इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहली कक्षा के इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स वहाँ तक भेज सकता है, ठीक है। इसके बाद यूवी विजुअल की कैपेसिटी कितनी की है, यूवी विजुअल की एनर्जी बेटा एक्स रेज से कम है, तो ये सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, आउटर कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मतलब बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ तक अटैक कर सकता है हमारा यूवी विजिबल, ठीक है। अब आईआर बेटा, आईआर का क्या है बेटा, आईआर क्या करेगा, कहाँ तक अटैक कर सकता है, आईआर बेटा इलेक्ट्रॉन्स तक अटैक नहीं करता, ना भीतरी ना बाहरी, ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन कर सकता है। इस एटम में वाइब्रेशन, वाइब्रेशंस जो करेगा, मतलब इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट करने का काम करेगा आईआर, ठीक है। और रोटेशनल, क्योंकि इसकी एनर्जी यूजुअल से कम है, और रोटेशनल क्या करेगा बेटा, रोटेशनल सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकता है, इस एटम को रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, उसकी सिर्फ इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। तो गामा रेज की एनर्जी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है कि बेटा ये कहाँ तक अटैक कर सकता है, आपके न्यूक्लियस तक, एक्स रेज इंटरनल इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। यूवी विजिबल, यूवी विजिबल हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक अटैक कर सकता है, और आईआर कर सकता है सिर्फ उसमें वाइब्रेशंस, ठीक है। तो अब आपके बेटा आप समझ गए होंगे, ठीक है। गामा रेज हमारे सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, गामा रेज भी आ रहा है, एक्स रेज भी आ रहा है, यूवी विजिबल, ये सब आ रही हैं, लेकिन हमारे तक पहुंचती कौन सी हैं, हमारे पास इतनी यहाँ तक यूवी तक नहीं आती हैं, इनको रोक कर रखा है ओजोन लेयर ने, बाकी ये सब रेडिएशन हमारे पृथ्वी तक आते हैं, हम लोग इनके संपर्क में रहते हैं, विजिबल की वजह से, विजिबल रेडिएशन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे, इसके विषय में आगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।